नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 14 अगस्त 2018 को पहला शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्न का सॉल्यूशन मैं यहाँ आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो काफ़ी लेंथी पूछे गए थे और 90% ऐसे क्वेश्चन है जो आपके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए थे और 10% क्वेश्चन का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। तो आइए उन सारे मैथ के प्रश्न को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का फॉर्म भरे और आने वाले अपकमिंग दिनों में उनका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो वहाँ पर भी लगभग इस टाइप के मैथ के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते। तो ये देखिए, आज हमारा प्रीवियस ईयर्स एएलपी का आज चौथा क्लास है। अभी तक मैंने टोटल 3 सेट 10 अगस्त का पहला शिफ्ट, 13 अगस्त का पहला शिफ्ट और 31 अगस्त का पहला शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन करा चुका हूं। जो अभी तक वीडियो को नहीं देखे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बैग में लाल गेंद और हरे रंग के गेंदों के बीच जो अनुपात है वो कितना का है? 4:9 का है। यदि बैग में 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया जाए तो गेंद लाल और हरे गेंद का अनुपात जो हो जाएगा 1:3। देखिए, कौन सा कलर का गेंद मिला रहे? लाल कलर का गेंद मिला रहे, तो ग्रीन कलर का जो गेंद का जो रेशियो होना चाहिए था वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, तो उसको सेम करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं 6 हरा कलर का गेंद मिला रहे, तो यहाँ पे लाल कलर का गेंद तो नहीं मिला रहे। यहाँ पे 4 यूनिट है लाल, यहाँ पर 1 यूनिट है, तो लाल को क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो यहाँ लाल और गेंद का अनुपात 4:9, दूसरे वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:13। कितना यूनिट बढ़ रहा है? 3 यूनिट। एक्चुअली में कितना बढ़ा है? 6 हरा गेंद बढ़ा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2। पूछ रहा है बैग में कितनी लाल गेंदें थी, तो बैग में 4 यूनिट लाल गेंदें थी, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं मैथ के। देखिए, निम्न संख्याओं में से कौन सी संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, मतलब कौन कंपोजिट नंबर नहीं है? तो देखिए, नेचुरल नंबर डेट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दिस फैक्टर यूजुअली इंक्लूडिंग 1 इन इटसेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो खुद से लगना चाहिए और 1 ही उसका फैक्टर होना चाहिए। मतलब प्राइम नंबर मल्टीपल होता है ना, तो उसका फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए और खुद वो नंबर होना चाहिए, उसे ही कंपोजिट नंबर कहते हैं। जब हम 203 को ब्रेक करेंगे ना, तो इसका फैक्टर 1 होगा, 7 होगा, 29 होगा और खुद 203 होगा। 109 को जब हम ब्रेक करेंगे ना, तो ये सिर्फ 1 से कटेगा और 109 से कटेगा। मतलब कौन एक कंपोजिट नंबर है? इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये सिर्फ 1 से लगेगा और 109 से लगेगा, एक्सेप्ट इसके अलावा किसी से नहीं लगेगा। तो पूछ रहा है निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा 109। मतलब जिसमें एक से अधिक फैक्टर आता है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे? जिसमें 2 से अधिक फैक्टर्स हो, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर कौन नहीं होगा? प्राइम नंबर जितने वो होंगे वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर नहीं होते। नॉट कंपोजिट नंबर जो होगा वो सारा का सारा प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ये मैथ के क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से संबंधित है, वर्क एंड वेजेस से। 30 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसी कार्य के दोगुना अधिक एक अन्य कार्य को 10 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी? उपरोक्त प्रश्न को हल करने के लिए चरण नीचे दिए गए। सबसे पहला प्रोसेस है, हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन का प्रोसेस पूछ रहा है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला के बाद वैल्यू पुट करेंगे, मतलब पहले सी, अब उस सी के बाद बी, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा। अब इस वैल्यू के बाद आपको वैल्यू निकालना है
m2 का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो सारे कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, तो यानी c के बाद b, b के बाद a। अब जैसे ही a को सॉल्व करेंगे आपका वैल्यू निकल जाएगा d, यानी इसका जो प्रोसेस होगा CBAD। यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालना, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। पहले C, उसके बाद B, उसके बाद A, उसके बाद D। नेक्स्ट मैथ की क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बात मान के चलिएगा इस PDF में आप देखिएगा काफ़ी अच्छे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको, और भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छा और टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया है इस सेट में। देखिए 12, 30, 34, इसमें से बोल रहा है श्रेणिक ने 2, 39, 40 को घटाना है। पूछ रहा है कितना बल्ब जलता रहा। तो यहाँ पर देखिए 2, 39, 40, ठीक है, 2, 39, 40, तो इसमें 60 घंटा ले लेंगे इससे बगल वाले से, तो ये 29 हो जाएगा। 60, 3, 90, 4, 94, 94 में से 40 चला जाएगा तो बचेगा 54। अब यहाँ पर हो गया 29, 29 में से 39 जाएगा नहीं, 1 घंटा इसे लेगा तो 60 मिनट होगा। 60 मिनट प्लस 29 मिनट 89 मिनट, 89 मिनट्स में से 39 मिनट चला जाएगा तो बचेगा 50 मिनट। और ये हो गया 11, 11 में से 2 गया 9, मतलब 9 घंटा 50 मिनट 54 सेकेंड बल्ब क्या है, जला है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इस चैनल पर आरआरबी के जितने भी एग्जामिनेशन हुए, ALP टेक्नीशियन, कांस्टेबल और RPF SI का जो भी पेपर में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को इस चैनल पर कराया जाएगा। देखिए x² - 4x + k का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 3 है, तो दूसरा मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। k का वैल्यू निकालने के लिए हमको x = 3 इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 9 - 4 × 3 12 + k = 0। तो यहाँ से एक बात पता चल गया, k का वैल्यू जो निकल के आएगा ये -3 निकल के उधर जाएगा तो +3, k का वैल्यू पता चल गया +3। इक्वेशन में पुट करेंगे तो x² - 4x + 3 = 0। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो उसका तो एक रूट 3 है, दूसरा क्या होगा, तो वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 कभी 0 के बराबर होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। x² - 3x - x + 3 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आप लोगों को आता होगा, यहाँ से x - 3 कॉमन ले लेंगे, -1 × x - 3 = 0। तो x - 1 = 0, तो x = 1 और x - 3 = 0, तो x = 3। इसके दो रूट x = 3 तो दे रखा है, दूसरा रूट होगा x = 1, ऑप्शन नंबर 4। या इसका दूसरा सबसे बेस्ट तरीका, ऑप्शन से चले जाइए, ऑप्शन पुट कीजिए, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपसे यहाँ पर मैच खा रहा है। अब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान था, आप चाहे ऑप्शन से जाइए या किसी से भी चाहिए, फिर भी क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाला। गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान का 256 गुना है तो नया रेखीय संवेग। तो देखिए रेखीय संवेग जो P = mv होता है और काइनेटिक एनर्जी = ½ mv² होता है। तो यहाँ इस दोनों में क्या रिलेशन है, अगर गतिज ऊर्जा 256 गुना है तो रेखीय संवेग क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा, यानी 256 का स्क्वायर रूट 16 होगा। अगर कोणीय संवेग दे रखा होता, रेखीय संवेग 16 और काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो 256 होगा। जस्ट क्या कर देते, स्क्वायर कर देते। इस दोनों में रिलेशन निकालिएगा, तो रिलेशन निकालिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। बात समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। देखिए एक प्लेटफॉर्म में खड़ा आदमी है, आपको पता है कि चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे चाल दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू डिस्टेंस से 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार होना। अब टाइम पूछ रहा यही निकालना है, ठीक है। ये 18 × 54, 5 × 15, 15 180 को काटेगा कितने बार में, 12 बार में, यानी जो टाइम निकल के आ गया वो आपका 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये अभी फ़िलहाल। हाँ, ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है रेलवे के लिए।
बाकी एसएससी के स्टूडेंट के लिए ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए एक टावर है, ठीक है, इसका पाद मतलब इसके नीचे से, ठीक है, एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये पहाड़ी है, इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ना वो 60 डिग्री है। कितना है? ये जो है ये 60 डिग्री है। और टावर के शीर्ष से, ये टावर का शीर्ष है, उससे पहाड़ी के पाद, ये पहाड़ी का पाद है, उसके बीच के पाद मतलब उसका नीचे वाला हिस्सा पेड़, वो है 30 डिग्री। ठीक है, आप पूछ रहा टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, टावर की ऊंचाई 50 मीटर, यानी ये कितना है? 50 मीटर है। ठीक है, तो 1 यूनिट का, ये 30 है ना, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो ये कितना होगा? 50√3 होगा। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का विद इन सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका कंसेप्ट ऑलरेडी इस चैनल पे मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस नामक टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। तो ये 50√3, तो ये कितना होगा? क्योंकि 1060 का मतलब √3/1, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 50√3 है, तो √3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 50√3 इंटू √3, तो 50 इंटू 3 डेट मीन्स 150 मीटर होगी उस पहाड़ी की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर 4 से इसका सही उत्तर है। ठीक है, रेशियो मेथड से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रोसेस होगा तो लेंदी हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस में, रेशियो मेथड से हम लोग क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दिया गया चार्ट वर्ष 1999 और 98 में विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। यदि 98 में कुल बिक्री 70-80 थी तो 1999 में 16.5% की वृद्धि हुई, तो वर्ष 1999 में कुल बिक्री लगभग कितनी है? तो देखिए ये डाटा का कोई यूज़ ही नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डाटा का कोई यूज़ नहीं है। 98 में जो कुल बिक्री हुई थी वो 7890 हुई थी। 1999 में 16.5% की वृद्धि हुई, मतलब 100 का सामान कितने में बेचा गया? 116.5 में। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और 100 तो पहले से ही है प्रतिशत का, 0 से 0 कट गया। 789 जब 1165 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं साइड में इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये 5 इसको काटेगा 20 बार में और ये इसको काटेगा 5 दूनी 10, ठीक है, 233 बार में। अब यहाँ पे 789 गुना 233 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 20 से डिवाइड करेंगे, तो मैं साइड में थोड़ा कैलकुलेटर का यूज या कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 9191.85 होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन की। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए मैं थोड़ा इसलिए कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, स्क्रीन छोटा होने की वजह से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या हो जाता है, यहाँ पे समस्या हो जाता है। बाकी प्रोसेस आपको पता है और यहाँ पर भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा तो यहाँ भी कराएंगे अगर कैलकुलेशन कम है। किसी संख्या का 30% का मान 33 है, मतलब किसी संख्या का 30% का मान कितना है? 33। तो बताइए 10% का मान कितना होगा? 11 होगा। आपसे पूछ रहा वो संख्या, मतलब 100% का वैल्यू, 10% का 11, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 110। ऑप्शन नंबर 3। देखिए 5776 का वर्गमूल कितना होगा? ये 84 तो बिल्कुल नहीं होगा 5776 का, क्योंकि अगर ये 16 ज़्यादा है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 56 आना चाहिए। ठीक है, जो कि है नहीं। ऑप्शन बात करते हैं 65 मतलब 42-25, ये भी नहीं होगा। 56 यानी 76 के आसपास होना चाहिए, यही होना चाहिए, क्योंकि अगर 76 का, अगर हम 75 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 75 का स्क्वायर रूट होता है 56-25। कितना होता है? 56-25, मतलब इसी के आसपास है। अब 85 का जब हम निकालेंगे तो 85 का होगा 72-25, इससे काफ़ी कम है, तो 84 तो होगा नहीं, होना चाहिए 76। अगर 76 को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो हिट एंड ट्रायल से गए हैं, बाकी मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ऐसे 24 का, ये 100 से 24 कम है तो 576 का 76 लिखेंगे 5, और 76 में जब हम 24 घटाएंगे तो 76 में 24 घटाएंगे, 6 में से 4 गया तो 52 होगा। अब 52 में उस 5 को ऐड करेंगे तो 57 हो जाएगा, तो 76 गुना 76 कितना होगा? 5776। मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन रेलवे के 1-2 क्वेश्चन गलत भी मिल रहे जिसमें रेलवे ने गलत आंसर उसका टिक किया है। किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है तो शेष 1/12 बचता है। तो मान लेते किसी भिन्न को जब 1/3 में घटाए, मान लेते कि नंबर 1/3 में जब भिन्न को x घटाए तो वैल्यू कितना आ रहा? 1/12। तो x क्या हो जाएगा? x होगा 1/3
माइनस 1/12 इज इक्वल टू 3 और 12 का एलसीएम 12 होता है, 3 चौक 12, 4 माइनस 1 डेट मीन्स 3/12, 3/12 डेट मीन्स 1/4। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट को दो क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन क्या है? फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। आइए फिर भी इसको सॉल्व करते। एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकेंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब 35 सेकंड तक वो सही चला। उसके ईंधन की आपूर्ति रुक गई, मतलब वो ईंधन उसका काम करना बंद कर दिया। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है, तो उसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई कितनी होगी? तो सबसे देखिए 35 मिनट तक चलाना, 35 सेकंड तक चला, तो उस समय डिस्टेंस वो कितना कवर किया होगा? तो 35 गुना 20 700 मीटर। वो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? 700 मीटर, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब यहाँ से एक बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। देखिए ज़मीन से जब 700 मीटर ऊपर वो मुक्त गति में चला गया, मतलब वो किस कंडीशन में हो गया? कांस्टेंट कंडीशन में, मतलब वो फ्री बॉडी हो गया। कैसा बॉडी हो गया? जैसे ही 700 मीटर से ऊपर गया वो फ्री बॉडी हो गया। तो उस समय इनिशियल वेग जो था, इनिशियल वेग वो आपका कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि गया था इसी से। और जो फाइनल वेग था ना, फाइनल वेग वो आपका कितना हो गया? 0। इनिशियल वेग तो 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन फाइनल वेग क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। और बताइए एक्लेरेशन क्या होता है? एक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम उसको मान लेते हैं यहाँ पर 10। कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा? आसान होगा, ठीक है। हम उसको कितना मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं। अब एक फॉर्मूला बताइएगा, वी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2at। वी क्या है? फाइनल। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। वी का वैल्यू क्या हो गया? 0, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2at। बी का वैल्यू 0 इज इक्वल टू यू कितना है? 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस 2 इंटू ए, एक्लेरेशन एट 10, ठीक है। और टाइम आपको निकालना है। 2a इंटू टी नहीं होता, 2 इंटू ए इंटू एस होता है, ठीक है। 2 इंटू ए इंटू एस मतलब डिस्टेंस 2s, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs या 2ad भी बोलिए। तो यहाँ से होगा ये 400 इधर आएगा, 20 से कटेगा, तो यहाँ से टाइम, यहाँ से डिस्टेंस या एस पता चल गया कितना हो गया? 20, 400 काटेगा 20 मीटर, कितना हो गया? तो इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई, पहले 700 मीटर गया, अब 20 मीटर और ऊपर चला गया, तो उसकी दूरी जो हो गई ना वो 720 मीटर की दूरी पर, ठीक है। देखिए 20, 28 और 48 का SCF क्या होगा? तो SCF जो होता है ना सबसे लीस्ट वाला, ठीक है। तो 20, 28, 48 कौन सा नंबर से कट रहा है? कौन सा सबसे बड़े नंबर से कट रहा है? तीनों। तो ये देख सकते 4 से कट रहा है सब, 8 से ये नहीं कट रहा है, ना ये कट रहा है, सिर्फ ये कट रहा है, ये तो होगा नहीं। 2 से सब कट रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा वाला कौन है? 4 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। देखिए LCM और SCF आप अगर निकालने के लिए सीखिएगा कि कैसे निकलता है, तो फिर पढ़ना क्या है? बेकार है। आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए। यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए तो अधिकतम अंक कितने थे? देखिए आदित्य को एक परीक्षा में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? 78%। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? 78%। अब इस 78% का वैल्यू ही कितना दे रखा है? 663। तो यहाँ से 1% का वैल्यू क्या होगा? 663/78, ठीक है, इंटू 100। अब 78 जब 663 से डिवाइड करेंगे, 663 को 78 से डिवाइड करेंगे तो 39, ये नहीं 2 से तो नहीं कटेगा, 663/78 को करेंगे 663 78 8 7 15, हाँ 3 से कटेगा। कितना से कटेगा? ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 1, 3 6 18, ये कटेगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1, ठीक है। ये 13 से कटा, 13 दूनी 26, ये कटेगा 13 एकम 13 7
13 एकम 13, 9, 13 सत्ती 91, मतलब 17/2 गुना 100, 17/2 गुना 100, 17/2 डेट मीन्स 8.5, 8.5 इंटू 100, 850 इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, 50 का 4 नंबर। देखिए 2009 में भारत में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री को यहाँ दर्शा रहा है, किस कलर को क्या क्या कहा गया। दिए गए आंकड़ों के आधार पर किन रंगों की मोटरसाइकिल 55% की कुल बिक्री देगी। अब देखिए ये भी ऑप्शन से जाएगा, किन रंगों की मोटरसाइकिलें 55% की बिक्री देगी। तो देखिए 25, 20, 45, 45, 10, 55, तो ये भी हो सकता है वाइट, रेड, येलो ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन में वाइट, रेड, येलो नहीं है, तो इससे बढ़िया है कि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही चले जाए। किससे चले जाए? ऑप्शन से चले जाए। तो यहाँ पर दे रखा है, हम आंसर वाला ही जाते, ब्लू, ग्रीन, गोल्ड, ब्लैक, रेड। देखिए ब्लू है 12%, ग्रीन है 8% और गोल्ड है आपका 10% और रेड है आपका 20%। 12, 8, 20, 20, 20, नहीं ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 है एक, ब्लू, ग्रीन, गोल्ड, ब्लैक, रेड, इसका ऊपर है नीला, सॉरी नीला है, ब्लू, ग्रीन हो गया आपका 8, ठीक है, सुनहरा मतलब 10, काला छूट गया था 5 + 20, अब इसको जोड़िएगा तो 55% निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे आप कैसे भी जा सकते हैं, कोई भी 3 का सम 55 के बराबर हो सकता है, लेकिन बाय ऑप्शन जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन बन जाएंगे। देखिए यहाँ अब बताइए, आप इसको भी सॉल्व करके बताना, 16, 28 और 42 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, आपको इतना आता है। हाँ ये एक देखिए मैथ के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये एक टाइम एंड वर्क का जिसका जिक्र मैं पहले ही आपको कर चुका हूँ। देखिए पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का 1/12, दूसरे घंटा के दौरान अपनी सामान्य क्षमता का 1/9 और तीसरे घंटा के दौरान अपनी सामान्य क्षमता का 1/6 प्रयोग करती है। चौथे घंटे के दौरान ये अपनी समान क्षमता का 1/4 प्रयोग करती है और 5वें घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 1/3 प्रयोग करती है। देखिए वो कह रहा है ना, मान लेते हैं एक पाइप ए है जो 1 घंटे में टंकी को भर सकता है, 1 घंटा में टंकी को भर सकता है, लेकिन कह रहा है ना कि पहले घंटा के दौरान इतना यूज करता अपना क्षमता, दूसरे घंटा में इतना करता है, तीसरा घंटा में इतना, चौथा में इतना, 5वां में इतना क्षमता का प्रयोग करता है। अब दूसरा पाइप है जो इसी प्रकार का प्रदर्शन करता है, मतलब 1/12, 1/9 नेक्स्ट आवर में करता है, और वह खाली टंकी को कितना घंटा में भरता है? 2 घंटा में। खाली टंकी को कितना घंटा में भरता है? 2 घंटा में, ठीक है। अब पानी को बाहर निकालने वाले पाइप के साथ जो एक स्थिर दर से टंकी से बाहर पानी निकलती है, तीनों पाइपों के साथ एक काम करते हुए खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। अब एक और पाइप जोड़ दिया गया है इसमें, सी जो है ना टंकी को खाली कर रहा है, उसके साथ काम कर रहा है, तो 5 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। तो कोई अन्य पाइप काम ना करे, मतलब ए और बी काम ना करे, सिर्फ सी काम करे, तो उस पूरे टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, डाटा थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर हमें ए के बारे में जानते हैं। देखिए ये है ना, 1 घंटा में टंकी को भर सकता है, लेकिन पहला एक घंटा में वो 1/12 काम किया। तो देखिए यहाँ 12 है, 1/12, यहाँ पे देखिए नीचे 1/12, 1/6, 1/4, 1/3 और 1/9 का अगर हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे ना तो एलसीएम निकल के आएगा 36। हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क क्या है, 36 यूनिट। टोटल वर्क यहाँ पे हम लिख दे रहे कितना है, 36 यूनिट। अब देखिए पहला घंटा में वो कितना काम किया, 1/12, तो 1/12 गुना 36, मतलब पहला घंटा में वो 3 यूनिट काम किया। दूसरा में 1/9, तो 1/9 गुना 36, क्योंकि उसकी क्षमता 36 और उसका 1/9 काम किया, तो हो जाएगा 9 चौक 36। दूसरा में 4। तीसरा में बात करेंगे तो तीसरा में है 1/6, 36 का 1/6 6, ठीक है, और 1 2 3 4, 1/4 4 मतलब 9, और 1/3 36 का 1/3 मतलब 12। अब सबको जोड़ देते तो 3 4 7, 7 6 13, 13 9 22 और 22 + 20
34, मतलब ए जो है ना, ए कितना काम कर रहा है, 34 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 34। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे इसको लिख लेते ए 34। अब देखिए बी भी कह रहा है ना, सेम प्रोसेस को रिपीट करता है। बी जो है सेम प्रोसेस को रिपीट करता है। ए जो है ना 1 घंटा में टंकी को भरता है, ए जो है 1 घंटा में टंकी को भरता है, जबकि बी 2 घंटा में टंकी को भरता है। तो उसकी क्षमता और क्या होगी, कम। उसकी क्षमता और क्या होगी, कम। ए की क्षमता 34 है, तो बी की क्षमता क्या होगी, 17। बी की क्षमता क्या होगी, 17। ठीक है, इसी सेम प्रोसेस का सब में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सब में क्या हो जाएगा, आधा। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई टंकी है। अब इसको बस ये 3 डाटा को याद रखिएगा, ए 34, बी 17 और टोटल काम 36 यूनिट माने हैं। ठीक है, ए जो है ना 34 यूनिट और बी जो है ना 17 यूनिट काम करता है, क्योंकि ये 2 घंटा काम करता है और ये इतना, तो वो इतना ही काम कर रहा है। अब देखिए एक टंकी है। अब इस टंकी में टोटल काम होना था 36 यूनिट, टोटल काम होना था 36 यूनिट, लेकिन ए और बी मिलकर कितना काम किया, 51 यूनिट। कितना काम कर लिया, 51 यूनिट। यहाँ पे कितना काम ज़्यादा हो गया, 17 यूनिट, सॉरी 36 में से 51 में से 36 चल गया, 15 यूनिट। ये 15 यूनिट काम एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, क्योंकि सी टंकी को खाली कर रहा था। सी टंकी को खाली कर रहा था किसके साथ, ए और बी के साथ। कितने घंटे में, 5 घंटे में, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड बाय 5। तो ए की क्षमता पता चल गई, ए का क्षमता कितना, सॉरी सी का क्षमता कितना है, 3 यूनिट। कितना है, और टोटल काम कितना यूनिट था, 36 यूनिट। टोटल काम था 36 यूनिट और सी की क्षमता थी 3 यूनिट से वो उस टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 36 यूनिट डिवाइडेड बाय 3 यूनिट, यानी डेट मीन्स 12 डेज में, सॉरी 12 आवर में, सब आवर में, तो 12 आवर में सी टंकी को क्या करेगा, अगर सी को अकेले खोल दिया जाए तो वो 12 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ईंट के भार का 3/4 कर रहा है ना, किसी ईंट के भार का 3/4 7/8 kg के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 7/8 इंटू 4/3। अब उसके भार का 5/7 क्या होगा, मतलब 5/7 का वैल्यू निकालना है। 4 7 से 7 कट गया, 4 से 8, 2 बार में 5/6, 5/6 डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 3। देखिए, दी गई तालिका 4 विषय P, C, B, M में 4 छात्र WXYZ द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, इसी डाटा पे क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रीवियस सेट में पूछा गया था। उस समय क्वेश्चन दूसरा पूछा गया था, बाकी डाटा हूबहू यही था। अब देखिए, 4 छात्रों को P और C में औसत अंक कितने हैं। देखिए, P का औसत अंक निकालिए और C का औसत अंक निकालिए। अब दोनों का फिर से औसत निकालिए, तो मतलब फाइनली क्या करना है, सबको ऐड करना है और 8 से डिवाइड कर देंगे। तो सबको इधर ऐड करते हैं, तो 70 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 90, इधर हो गया 275 और इधर हो गया 270। 275 प्लस 270 हो गया 545, 500 से 45। पहले अगर विषय से डिवाइड होता तो 4 और उस दोनों सब्जेक्ट का फिर लेंगे तो हो जाएगा 8, यानी 548 डिवाइडेड बाय 8, मतलब 8 छक 48, 8 छक 48, 48 6 88 64, 4 8 5 40, 68.5 की अप्रोक्स होगा या 68.1 आ रहा है आंसर। कितना बोले थे उधर, दोनों को ऐड किए थे 545 डिवाइडेड बाय 8, 8 छक 48, 49 50 51 52 53 54 6 65 88 64, 88 64 बचा 1, 8 1 8, यानी 68.1 ऑप्शन नंबर 2। देखिए, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीदी, 12% के लाभ पर बेचा गया, तो 1500 पे 12% का लाभ, 12% लाभ पर बेचा गया, मतलब 1500 का 112 डिवाइडेड बाय 100। तो 0 से 0 कट गया, 15 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30 का 0 बाकी 3, 3 15 का 15, 3 18, 15 और 1 16, 1680 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आप सभी स्टूडेंट के लिए डेली वीडियो ला चुका हूँ। ठीक है, 10 पारी के बाद
किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए होते तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। तो मान लेते हैं उसने 11वीं पारी में कितना रन बनाया, x। कितना रन बनाया, x। तो बताइए 12वीं पारी में कितना रन बनाया, बोल रहा है ना 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए उसकी पिछली पारी से। तो मान लेते हैं 11वीं पारी में रन बनाया x, तो 12वीं पारी में कितना रन बनाया, तो x प्लस 16। ठीक है। अब देखिए 10 पारी के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। तो 10 पारी के बाद, तो मतलब 10 पारी में उसका स्कोर कितना रहा, 10 पारी में उसका स्कोर रहा होगा 52 गुना 10 मतलब 520। और 12वीं पारी में उसका स्कोर क्या रहा, तो ये औसत दे रखा है, तो 12 गुना अगर 54 करेंगे तो 12 चौक 48 का 8, बाकी 4 12 25 60 और 4 64, मतलब 10 पारी में 520। ठीक है, 10वीं पारी में 520, 12वीं पारी में 648। ठीक है। तो यहाँ पे बताइए 10वीं पारी प्लस 11वीं पारी, ठीक है, प्लस 12वीं पारी में, और उसने टोटल 12वीं पारी में कितना कंप्लीट किया, 648। ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कीजिए 520 प्लस 16 हो गया 536 प्लस 2x इज इक्वल टू 648। अब 648 में से 536 चला गया, 2x बराबर 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, मतलब 2x इज इक्वल टू 112। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 56, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में नज़र आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके RRB ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में।